सोचिए, भारत के एक कोने में जो आग लगी है, क्या हो अगर उसकी चिंगारी हजारों मील दूर किसी और देश से आई हो। आज हम मणिपुर संकट के पीछे की एक ऐसी ही बहुत ही चौंकाने वाली जियोपॉलिटिकल थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, 3 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और भारत का एक खूबसूरत राज्य मणिपुर लगातार हिंसा की चपेट में है। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है, ये एक ऐसा संघर्ष है जो रुक ही नहीं रहा। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? अब इस पहेली को सुलझाने के लिए एक थियरी है और वो ये कहती है कि जवाब भारत के अंदर नहीं बल्कि हमारी सीमाओं के पार, हमारे पड़ोसी देश में जो कुछ चल रहा है उसमें छिपा है। तो चलिए इस थियरी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाती है। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें जमीन पर मतलब मणिपुर की स्थिति को देखना होगा। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि मणिपुर के संकट के कई सारे लेयर्स हैं, कई आंतरिक वजह हैं, जैसे जातीय तनाव। पर आज हम जिस थ्योरी की बात कर रहे हैं ना, वो अपना पूरा फोकस बाहरी ताकतों पर रखती है। 3 साल, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता। मतलब साफ है कि ये कोई टेम्परेरी डिस्टर्बेंस नहीं है, ये एक ऐसी आग है जो लगातार सुलग रही है। तो असली सवाल ये है कि इस आग को हवा कौन दे रहा है, कहाँ से आ रही है? और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। ये हथियार, ये कोई देसी कट्टे या मामूली बंदूकें नहीं हैं। हम बात कर रहे हैं AK-47 जैसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की। सोचिए, ये वो हथियार हैं जो आपको सीरिया या लेबनान जैसे वॉर जोन में देखने को मिलते हैं। तो ये हमें एक बहुत बहुत बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। तो सवाल यह है कि इतने खतरनाक और एडवांस हथियार मणिपुर की वादियों तक आखिर पहुंचे कैसे? ये जो थ्योरी है, ये एक बहुत ही हैरान कर देने वाली एक पूरी वेपन्स पाइपलाइन की तरफ इशारा करती है। इस थ्योरी के हिसाब से ये पूरा एक 3 स्टेप प्लान है। स्टेप 1, चीन हथियार भेजता है। स्टेप 2, म्यांमार की जो मिलिट्री सरकार है वो इन हथियारों को लेती है। और स्टेप 3, वही हथियार बॉर्डर पार करके मणिपुर पहुंचते हैं और वहां की आग को और भड़काते हैं। लेकिन सवाल उठता है, चीन ऐसा करेगा क्यों? उसका क्या फायदा है? और इसका जवाब इस थ्योरी के मुताबिक हमारे पड़ोस में हुए एक बहुत बड़े इवेंट में छिपा है। हम बात कर रहे हैं म्यांमार में हुए मिलिट्री कूप की, उस तख्ता पलट की जिसने पूरे रीजन का गेम ही बदलकर रख दिया। जरा इस बदलाव को देखिए, ये एक छोटा मोटा बदलाव नहीं, ये एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। पहले कौन था? आंग सान सू की, जिनकी सरकार को प्रो इंडिया माना जाता था। और अब कौन है? एक मिलिट्री जुंटा जो खुले तौर पर चीन का करीबी है। मतलब पूरा का पूरा पासा ही पलट गया। और आंग सान सू की बात करें तो वो सिर्फ म्यांमार की लीडर नहीं थी, उन्होंने भारत में पढ़ाई की थी और उन्हें भारत का एक अहम दोस्त माना जाता था। तो उनका सत्ता से हटना और जेल में होना ये सिर्फ म्यांमार का इंटरनल मैटर नहीं था, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल सेटबैक था। और थ्योरी यहीं पर एक बड़ा दावा करती है। वो कहती है कि ये जो तख्ता पलट हुआ, ये अचानक से नहीं हुआ, इसके पीछे चीन का हाथ था। हथियार, पैसा, इंटेलिजेंस, सब कुछ चीन ने मुहैया कराया। मतलब भारत के पड़ोस में जो पावर बैलेंस था, उसे जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत बदला गया। तो अब हम आते हैं इस पूरी थ्योरी के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे डरावने हिस्से पर, जिसे कहा जाता है इंजेक्शन थ्योरी। सवाल वही है, चीन का असली मकसद क्या था? आखिर चीन अपने पड़ोसी देश में इस तरह की अस्थिरता, इस तरह का संकट क्यों पैदा करेगा? कह सकते हैं कि शातिर रणनीति को समझने के लिए एक पुरानी कहावत को देखते हैं। कहावत है, अगर किसी से 100 रुपए छीनने हो तो उस पर 1000 रुपए का कर्ज बता दो। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम को डिकोड करने की ये चाबी है। तो इस थ्योरी के हिसाब से इसका मतलब क्या हुआ? चीन ने म्यांमार में तख्ता पलट करवा के, जो भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक लॉस था, वो 100 रुपए चुरा लिए। अब उन्हें डर था कि भारत इस पर रिएक्ट करेगा, कोई एक्शन लेगा। तो ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने भारत के घर में ही मणिपुर में एक संकट पैदा कर दिया। ये था वो 1000 रुपए का कर्ज। और इस थ्योरी के मुताबिक ये प्लान काम कर गया। भारत का पूरा फोकस अपनी इंटरनल प्रॉब्लम यानी मणिपुर पर चला गया। और इस बीच म्यांमार में जो बड़ा स्ट्रैटेजिक नुकसान हुआ था, उस पर से सबका ध्यान हट गया। चीन की समर्थक सरकार वहां आराम से अपनी जड़ें जमाती रहीं। मतलब पूरा का पूरा अटेंशन डाइवर्ट हो गया। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ भारत और चीन की नहीं है।
अगर इस थ्योरी को और जूम आउट करके देखें तो ये एक बहुत बड़े ग्लोबल चेस बोर्ड का हिस्सा नजर आती है और इस खेल में कुछ और बड़े खिलाड़ी भी मैदान में हैं। इस खेल में अमेरिका भी है, रूस भी है। कहा तो ये भी जाता है कि इस पूरे इलाके में एक तरह की खुफिया जंग चल रही है, जासूसों की। और ये थ्योरी तो यहाँ तक कहती है कि अगला निशाना बांग्लादेश भी हो सकता है। एक दावा तो ये भी है कि खुद रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने पर्सनली भारत को एक अमेरिकी जासूस के बारे में टिप ऑफ दिया था। अगर ये सच है तो सोचिए कि पर्दे के पीछे कितने गहरे इंटेलिजेंस चैनल्स काम कर रहे हैं और कितने कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते हैं। तो आखिर में ये थियरी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर किसी भी लोकल कॉन्फ्लिक्ट को, किसी क्षेत्रीय संघर्ष को एक स्ट्रैटेजिक इंजेक्शन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसका हमारी ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए क्या मतलब है? क्या दुनिया में और भी जगहों पर जो आग लगी है वो असल में किसी और के बड़े गेम का एक छोटा सा हिस्सा है? ये एक ऐसा नज़रिया है जो हमें दुनिया को एक बिल्कुल अलग और शायद ज़्यादा खतरनाक ढंग से देखने पर मजबूर कर देता है।